अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड 5 एंड ग्रेड 4? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। ओके जी बेटा, देखिए ज़रा, हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम का तकरीबन सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हमने उसका बिल्कुल लास्ट के 2 टॉपिक्स हम लोगों ने करने हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे। फर्दर हम लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इकोसिस्टम को देखेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का मैं पहले सारे का सारा चैप्टर आपको रिवाइज़ करूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रा आपके माइंड में दोबारा से रिकॉल हो जाएं और आपको फर्दर ये समझने में आसानी हो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसकी काइंड्स के बारे में। फिर हम लोगों ने ये देखा कि एक इकोसिस्टम में हैबिटेट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। अब मुझे फ़र्दर इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बार बार मैंने हर लेक्चर में ये चीज़ें रिवाइज़ कराई हुई हैं। फिर हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि एनर्जी पैरामिड क्या होता है, कि एनर्जी का फ़्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक कैसे जाता है। फिर हम लोगों ने कंज्यूमर्स की टाइप्स के बारे में देखा जिसमें हम लोगों ने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स के बारे में देखा। फिर उसके बारे में हम लोगों ने फूड चेन के बारे में देखा कि हमारे पास जो फूड चेन में एरोज़ थे वो आपको शो करा रहे थे कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फ़्लो कर रही है। फिर हम लोगों ने फूड वेब के बारे में पढ़ा जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने बताया कि बहुत सी चेन्स, फूड चेन्स जब मिलती हैं तो उनका एक पूरा वेब बन जाता है, एक जाल बन जाता है। उस पूरे के पूरे वेब को हम लोग फूड वेब का नाम देते हैं कि अपनी फ़ूड के लिए हर ऑर्गेनिज़म दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि उनको खुराक चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। मरना कोई भी नहीं चाहता होता, तो इसलिए हर एक को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। तो वो फ़ूड उनको कहीं से भी मिले, उनको वो चाहिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से उनमें कंपटीशन होता है और लड़ाइयाँ होती हैं उनमें, और फिर जो विन कर जाता है उसको फ़ूड मिल जाती है और वो फ़ूड खा लेता है और सर्वाइव कर लेता है, और जिसको नहीं मिलती वो फिर डेड हो जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ अबाउट चेंजेस इन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम हमने देख लिया क्या होता है, क्या क्या नहीं होता उसमें। फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं क्या उनमें चेंजेस क्या क्या आती हैं। इन ये इकोसिस्टम सारा साल एक जैसे तो नहीं रह सकते ना, इनमें यकीनन कोई ना कोई चेंजेस आती होंगी। तो हमने उन चेंजेस के बारे में देखना है कि इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस आती हैं। देखिए ज़रा, देयर आर मैनी चेंजेस अकर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सी चेंजेस होती हैं, जैसे कि द चेंजेस कॉज द रिडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो चेंजेस होती हैं इसकी वजह से क्या होता है कि या तो हमारा सिस्टम कम पड़ रहा होता है, मतलब उसमें से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही होती हैं, या फिर उसका एक्सपेंशन हो रहा होता है, या उसमें चीज़ें एक तरफ से ज़्यादा हो रही होती हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम की, एक बैलेंस की स्टेट इसमें आ जाती है कि अगर एक तरफ से ऐसी चेंज आई है कि उसकी वजह से इकोसिस्टम में एनिमल्स या लिविंग थिंग्स को कम होना पड़ रहा है, तो दूसरी साइड पे कोई ऐसी चेंज आएगी कि उसी इकोसिस्टम में जो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रो होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनमें इक्वल काम कर रही होंगी ये चीज़ें। मतलब एक चेंज अगर उसके साथ कोई नुकसान आ रहा है तो उसी चेंज के साथ कोई बेनिफिट भी उनको मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 200 ईयर्स ओल्ड ट्री है। ठीक है, अब एक जंगल है, उसमें 2 साल पुराना दरख्त है। ठीक है, होते हैं इस तरह के दरख्त, बहुत मोटे मोटे जिनके ट्रंक्स होते हैं। तो ये जो ट्रीज़ हैं 2 साल के बाद जो है ये गिर गए हैं। ठीक है, फॉल डाउन हो गए हैं। जब वो गिरे हैं तो अब देखें ज़रा, वो अपनी 2 साल तक, जब तक वो नहीं गिरे, वो एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्री था। तो उस ट्री के नीचे बहुत से एनिमल्स, या उस ट्री के ऊपर बहुत से मंकीज़ जो हैं वो रहते थे। सही है, जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपने नेस्ट बनाए हुए थे, मंकीज़ वहाँ पे आके सरवाइव करते थे, वहाँ पे रहते थे। और उसके नीचे कभी कभी कोई इंसान फॉरेस्ट में चला जाए तो वो उसके साए में बैठ जाता था। लेकिन अब वो सारे ट्रीज़ अगर हम लोग एकदम से गिरा देते हैं तो देखें ज़रा क्या क्या होगा। सबसे पहले तो वो जो बर्ड्स हैं उनका नेस्ट
वो गिर जाएगा, मतलब उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाएगी। जो मंकीज़ हैं उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाएगी। फिर जो ह्यूमन बींग्स वहाँ पे साए में आके बैठते थे, उनको वो शेडो जो है वो वाला शेडो नहीं मिलेगा जो उस ट्री की वजह से मिल रहा था। उसके बाद फिर अब ये तो एक नुकसान हो गया कि वो 2 साल पुराना ट्री गिर के ख़राब हो गया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, हम लोगों ने स्लेमेंडर पढ़ा था जो कि फ्रॉग की उसमें आता है, एम्फीबियंस में आता है, फ्रॉग की फैमिली में आ जाता है स्लेमेंडर, फ्रॉग जैसा ही होता है। तो जब ट्री गिरेगा तो उसकी वजह से जो स्लेमेंडर होगा उसको एक हैबिटेट प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो अंडर द ट्री रहेगा। जो स्नेक्स हैं वो भी ट्री के नीचे रहते हैं, तो उनको भी जो छोटे छोटे ग्रास होपर्स हैं या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड हो जाएगा। और जो डीकम्पोजर्स हैं वो उस डेड प्लांट या डेड एनिमल के बॉडी को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये देखें एक जगह पे, और वो जो ब्रेक डाउन करेंगे डीकम्पोजर्स, तो उसकी जो प्लांट बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी है, वो कहाँ पे जाएगी, सॉइल में चली जाएगी। तो इससे न्यू प्लांट्स दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, अब एक चेंज आया है कि 2 साल पुराना दरख्त जो है वो गिर गया, ठीक है। उसकी वजह से नुकसान भी हुए हैं कि बहुत से एनिमल्स हैं जिनकी हैबिटेट जो है वो ज़ाया हो गई है। लेकिन जहाँ पे वो दरख्त गिरा है, उस दरख्त के गिरने से एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। क्या फ़वाइद हुए हैं हमें कि बहुत से एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्लेमेंडर है, स्नेक है जिसको हैबिटेट मिली है। दूसरी बात कि जो डीकम्पोज़र है वो आपको डीकम्पोज़ करेंगे उस डेड प्लांट को, और उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में जाएंगे, जिसको न्यू प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर लेंगे और दोबारा से जो है वो न्यू प्लांट या न्यू ट्री जो है वो ग्रो करेंगे। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं, जहाँ पर हमारे पास नुकसान हो रहा होता है वहीं पर हमारे पास फ़ायदा हो रहा होता है। डैट इज़ इकोसिस्टम। अब इसमें इकोसिस्टम में चेंजेस किस किस की वजह से होती हैं? लिविंग थिंग्स की वजह से, नेचुरल इवेंट्स की वजह से, और सीजनल चेंजेस होते हैं। अब देखें जी, ज़रा लिविंग थिंग्स की वजह से क्या क्या चेंजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको एक प्लांट की एग्जांपल दी, 2 साल पुराना ट्री जो है वो गिर गया, वो भी लिविंग थिंग था। लेकिन मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास ग्राउंड हॉग्स होते हैं। ये हमारे पास अमेरिका में एक गुलहरी होती है, जिसको हम लोग ग्राउंड हॉग कहते हैं, और ये बिल्कुल स्क्वेल्स की तरह ही होते हैं, मतलब गुलहरी की तरह ही होते हैं। अब इनका काम क्या है कि ये ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने खुदाई की होती है जहाँ पर ये रहते हैं। वैसे तो गार होते हैं, बड़े बड़े से केव्स बना देते हैं एनिमल्स अपने लिए कि उनको वहाँ पे हैबिटेट प्रोवाइड हो जाए। लेकिन ये जो स्क्वेरल है या ये जो ग्राउंड हॉग है, ये ज़मीन को खोदती है और ज़मीन के अंदर जाके रहती है। अब यहाँ पर हमारे पास नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। पहले नुकसान देखते हैं फिर फ़ायदा। फ़ायदा हमारे पास ये है, नुकसान हमारे पास ये है कि जब ये ज़मीन को काटती है तो ऊपर तो पता है आपको, ज़मीन के ऊपर ग्रास लगी होती है, मिट्टी के ऊपर, या फिर प्लांट्स लगे होते हैं। तो जब ये ज़मीन को काटती है तो ये नहीं देखती कि वहाँ पे रूट्स हैं या कोई और है प्लांट के लिए कोई चीज़, वो उस चीज़ को ख़राब कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो सकता है हमारे ऊपर वाला जो ग्रास लगा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसको नुकसान पहुँच जाए, उसको वो न्यूट्रिएंट्स या उसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएँ। लेकिन दूसरी साइड पे इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास फॉक्स एक एनिमल है, रैबिट एनिमल है, उसके बाद और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन की जो खुदाई होती है, जब हम ज़मीन को बारो करते हैं तो उसके अंदर जाके अपना हैबिटेट बना लेते हैं। तो देखिए ज़रा, अब उस ग्राउंड हॉग ने हैबिटेट तो अपने लिए बनाया, लेकिन वो हैबिटेट किस किस को प्रोवाइड हो रहा है? रैबिट्स को भी प्रोवाइड हो रहा है, उसके बाद वो फॉक्सेस को भी प्रोवाइड हो रहा है। तो इस तरह से जब लिविंग थिंग्स की वजह से एक चेंज आता है, उसके साथ अगर नुकसान आया है तो उसके साथ बेनिफिट भी ज़रूर मिलता है उसमें। दूसरा चेंज हमारे पास था नेचुरल इवेंट का। नेचुरल इवेंट हमारे पास होते हैं जैसे कि बारिश हो गई, या फिर ड्रॉट हो गया, या फिर ड्रॉट लैक ऑफ बारिश, रेन ही होता है। उसके बाद फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, या फिर जंगलात में या दरख्तों को पता है ना आग लग जाती है अक्सर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ दिनों पहले ही आग लगी थी। तो इस तरह से नेचुरल इवेंट्स होते हैं। अब ये नेचुरल इवेंट्स जहाँ पर नुकसान लाते हैं वहीं पर इनके कुछ फ़वाइद भी होते हैं। जैसे कि अगर जंगलात में आग लग गई है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुई है, उनकी वजह से बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो जल जाते हैं और डाई हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद पूरा दरख्त वापस नहीं बन सकता, तो वो डेड हो जाता है।
तो जहाँ पर बहुत से प्लांट डेड हुए हैं, ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा भी ये है कि वो प्लांट्स जो कि डेड नहीं हुए, जो जले नहीं हैं, जो बिल्कुल ठीक रह गए थे, उनको फायर ने कुछ नहीं कहा, तो वो उन प्लांट्स को, उन ट्रीज़ को ज़्यादा स्पेस मिल गई है ग्रो होने के लिए। मतलब वो अगर पहले उन प्लांट्स की वजह से जो जल गए हैं उनकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनको इतनी स्पेस नहीं मिली, तो अब उनके पास इतनी स्पेस है कि वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐश होती है, जब हमारी वो ट्रीज़ जो हैं वो जल जाते हैं, उसके बाद जो ऐश होती है वो जो सॉइल होती है उसको हेल्दी बना देती है। कैसे हेल्दी बनाती है? क्योंकि वो सारे के सारे ट्रीज़ जो पहले ऊपर लगे हुए थे वो अब जल गए हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो जाएंगे और मिनरल्स जो हैं वो उसके अंदर हमारी सॉइल के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, ताकि जो न्यू प्लांट्स बनेंगे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी नशो नुमा हो सके और उनको भी, न्यू प्लांट्स को भी बड़ा होने का मौका मिल सके। उसके बाद सीज़नल चेंजेस देखते हैं कि मौसमी चेंजेस कैसे आती हैं। अब देखें ज़रा, हमारे 4 सीज़न होते हैं, ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग। जब समर होता है, जब हमारे पास यहाँ पे विंटर्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी कभी स्नो भी पड़ती है कि बर्फ़ पड़ती है हर जगह पे, जिसकी वजह से बहुत से जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं क्योंकि उनको सूरज की रोशनी वक्त पर नहीं मिल रही होती। जब उनको सूरज की रोशनी वक्त पर नहीं मिलती तो वो अपनी खुराक कभी भी अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो इस तरह से सीजनल चेंजेस में भी कुछ प्लांट्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं। डाई करने की वजह से उनकी जगह पे न्यू प्लांट्स बनेंगे और न्यू प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे इन समर, मतलब जब गर्मी आएंगी। तो ये सीजनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से भी हमें स्पेस मिलती है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पर एक चेंज से नुकसान हो रहा है वहीं पर उसी चेंज से फ़ायदा भी हो रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये बात करनी है कि इन चेंजेस की वजह से जो हमारे इकोसिस्टम में इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं उसके साथ बैलेंस कैसे हो रहा है। अब बैलेंस, जाहिर बात है, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारे पास एक चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ अगर हमारे पास एक साइड पे नुकसान है तो दूसरी साइड पे हमारे पास उसका बेनिफिट भी मौजूद है। डैट इज़ बैलेंस। ठीक है, इसको हम लोग इकोसिस्टम का बैलेंस कहते हैं। द चेंजेस इन इकोसिस्टम लीड्स टू द बैलेंस इन इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से बैलेंस भी क्रिएट होता है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी नीचे पिक्चर में आपकी बुक से पिक लेकर मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। देखें ज़रा कि हमारे पास एक डियर माइस है, उसकी पॉपुलेशन है और वो क्या खाती है। A population of deer mice will grow where food is plentiful। ये पॉपुलेशन डियर माइस की उधर ही ग्रो कर सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड मौजूद हो। तो जैसे जैसे उसको ज़्यादा फूड मिलेगी वैसे वैसे वो ज़्यादा हेल्दी होगा। जैसे जैसे वो हेल्दी होता जाएगा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब उसके नंबर ऑफ़ माइस ज़्यादा होते जाएंगे और जब वो ज़्यादा होते जाएंगी तो उनको ज़्यादा फूड चाहिए होगी, ज़्यादा पानी चाहिए होगा और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी रहने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो गई है, उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, उनको वाटर फूड भी ज़्यादा चाहिए, उनको रहने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही होगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस जगह पे जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस जगह के पे मौजूद जो रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना है तो हमने 2 बंदे जो हैं वो उस रूम में घुसा दिए हैं, भेज दिए हैं। अब वो बंदे उस फूड को 1 महीना लगाएंगे ख़त्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस रूम के अंदर 10 बंदे भेज दूँ, ठीक है, तो उस फूड को वो जो 2 लोग 1 महीना लगाएंगे वो 10 लोग 1 हफ़्ते में ख़त्म कर देंगे। ऐसी बात है। इसी तरह से ये माइस भी ऐसे ही होते हैं। जब एक जगह पे जहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड मौजूद होती है ये माइस वहाँ पे ग्रो करते हैं और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे मौजूद जो खुराक, जो पानी या फिर स्पेस है वो कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर
हर डियर माउस के लिए जो फूड है वो भी कम होगी, पानी भी कम हो जाएगा, स्पेस भी कम हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। और कुछ माइस जो हैं वो फूड की कम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि उनको प्लेंटी फूड चाहिए, फूड की शॉर्टेज की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। तो देखें ज़रा ये इकोसिस्टम का बैलेंस देखें कि जब हमारे पास फूड ज़्यादा थी, ठीक है, तो माइस कम थे, सही है। अब माइस जो हैं वो ज़्यादा हो गए और फूड कम हो गया और माइस मरना शुरू हो गए हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू फूड जितने माइस आए थे उन्होंने वहाँ पे खाना शुरू किया उसको, और बढ़ते गए, वो पॉपुलेशन में ज़्यादा होते गए, ज़्यादा होते गए, ज़्यादा होते गए। लेकिन अब यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया ना, फूड कम हो गई, माइस ज़्यादा हो गए। तो अब क्या हुआ, नेचर ने माउस को मारना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर माउस या माइस उतने हो जाएंगे जितने वहाँ पे फूड मौजूद होगी। तो ये हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस होता है कि एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी। डैट इज़ बैलेंस इन इकोसिस्टम। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से आपको एक एक चीज़ जो है वो इस चीज़ की समझाई है। ये हमारा इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक था, बैलेंस इन इकोसिस्टम एंड चेंजेस इन इकोसिस्टम, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपका टास्क क्या है, आपने सारे के सारे इकोसिस्टम को रिवाइज करना है। मतलब सारे चैप्टर को इन स्लाइड से, जो लेक्चर्स मैं आपको दे रही हूँ, इन लेक्चर से आपने रिवाइज करना है और आपने इसके कॉन्सेप्ट्स पिक करने हैं। और फिर आपने एक प्रेजेंट असाइनमेंट पेपर लेना है, 3 से 4 भी आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपने हेडिंग्स देनी है, इकोसिस्टम, डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसके बाद उसकी काइंड्स लिख लें, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, उनके जस्ट नेम्स लिख लें। फिर आपने बताना है हैबिटेट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, विद एग्जांपल। मतलब आपने पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर बनाएंगे। बेशक अपनी अपनी सिस्टर, ब्रदर, अपने मामा या बाबा की आप हेल्प ले सकते हैं। आपको लगता है जो ज़्यादा बेटरली आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प लेकर आप ये नोट्स बनाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी। गुड बाय।